किसी पहाड़ी गांव में जहां पत्थर की दीवारों से बने घरों की छतें स्लेट से ढकी होती थीं और सुबह की हवा में भेड़ों की घंटियां सुनाई देती थीं, वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान। धूप से जले चेहरे वाला, झुकी पीठ और थकी आंखों वाला एक सरल आदमी। उसके घर में केवल 3 बेटियां थीं और अब जब पूरे राज्य में युद्ध का नगाड़ा बजा, वो अपने आंगन में अकेला बैठा था, दोनों हाथों में सिर थामे। तभी उसकी सबसे बड़ी बेटी भीतर से निकली, लकड़ी की खड़खड़ाती सीढ़ियां पार करती हुई। आप चुपचाप क्यों बैठे हैं पिताजी? उसने पूछा। किसान ने सिर उठाया, कुछ क्षण तक उसे देखा, फिर भारी स्वर में बोला, राजा ने युद्ध के लिए लोगों को बुलाया है। जिनके बेटे हैं वे उन्हें भेजेंगे। मेरे पास भेजने को कोई नहीं, मैं केवल बेटियां पाल सका। मैं तुझे युद्ध में नहीं भेज सकता। बेटी ने कुछ सोचकर कहा, तो मेरी शादी कर दीजिए किसी ऐसे से जो आपकी जगह जा सके। किसान ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर थकी मुस्कान थी। कुछ ही देर में दूसरी बेटी आई, उसने वही बात दोहराई और वो भी भीतर चली गई। लेकिन फिर आहट आई तीसरी बेटी की। वो सबसे छोटी थी, लेकिन उसके चाल में कुछ दृढ़ता थी, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो। वो बोली, पिताजी, अगर आपको युद्ध में किसी को भेजना ही है तो मैं जाऊंगी। किसान ने उसकी ओर देखा, शक और चिंता से भरी निगाह से। मेरे लिए एक वर्दी सिलवा दीजिए, वो आगे बोली। मेरे बाल काट दीजिए और मुझे अपना घोड़ा और तलवार दीजिए। मैं लड़का बन जाऊंगी, कोई नहीं पहचानेगा। किसान अवाक रह गया। उसने बेटी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल इच्छा थी। तू जानती है ये क्या मांग रही है? हाँ, और यही सही है, उसने कहा। उस रात जब गांव के लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, किसान की झोपड़ी में एक वर्दी तैयार हो रही थी। नाप लेकर उसे सी दिया गया, लड़की के बाल काटे गए। एक पुराने संदूक से तलवार निकाली गई, जिसे किसान ने बरसों पहले छुआ भी नहीं था। और फिर सुबह हुई। वो अब एक नया युवक लग रहा था, मजबूत चाल, छोटे बाल, गंभीर आंखें। गांव के अन्य युवक भी सेना में शामिल होने जा रहे थे। जब उन्होंने उसे देखा तो किसी ने उसकी पहचान नहीं की। केवल एक अधेड़ महिला ने फुसफुसाकर अपनी पड़ोसों से कहा, ये नया कौन है? देखा है पहले कहीं शायद। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। राजधानी से कुछ मील बाहर एक और संकट मंडरा रहा था। हर वर्ष एक राक्षस आता था, कुलशेद्र, एक ऐसा विशालकाय प्राणी जो अंधेरे में आता और जो सामने आता उसे निगल लेता। गांव-गांव से कर के बदले लोगों को बलि में भेजा जाता था। लेकिन इस बार राक्षस ने कुछ नया मांगा था। उसने गरजती आवाज में कहा था, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं फिर लौटूं तो मुझे राजा का बेटा दो। राजमहल की दीवारों में सन्नाटा फैल गया। अंततः भयभीत राजा ने आदेश दिया, उसका बेटा कुलशेद्र को सौंप दिया जाए। राजकुमार, एक शांत और सौम्य युवक, पूरी शांति से राजमहल से बाहर निकला। नगर के लोग रास्ते में खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। जैसे ही राजकुमार नगर की सीमा पार कर खेतों की ओर बढ़ा, तभी दूर से धूल उड़ती दिखी। युवा सैनिकों का दल युद्ध के लिए राजधानी में प्रवेश कर रहा था। उसी दल में वो भेष बदलकर गई लड़की भी थी। उसने दृश्य देखा, कुलशेद्र अपनी मांद से बाहर निकल रहा था। उसके जबड़े खुले थे, आंखों में लाली और उसकी जीभ लटक रही थी, जैसे वो अपने शिकार का स्वाद ले रहा हो। नगर के लोग चीख कर भाग खड़े हुए, लेकिन उस लड़की ने तलवार निकाली। उसने घोड़े को ऐड लगाई। राजकुमार अब स्तब्ध होकर खड़ा था। उसने देखा, वो युवा सैनिक सीधा कुलशेद्र की ओर बढ़ा। तलवार उसकी बाह में कांप नहीं रही थी, बल्कि चमक रही थी। कुलशेद्र ने गुर्राकर हमला किया, लेकिन लड़की ने उसके जबड़े के नीचे सीधा वार किया। रक्त का फव्वारा फूटा। राक्षस कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो मारा गया। भीड़ धीरे धीरे बाहर आने लगी, कंधे उचकते, सांसें थमती। राजकुमार ने उसकी ओर देखा, शब्दों के बिना। महल में राजा तक खबर पहुंची, कुलशेद्र मारा गया है। राजा ने आदेश दिया, भोज की तैयारी करो, बंदूकें दगाओ। जब वो युवक यानी लड़की भेष में महल पहुंचा तो राजकुमार ने धीरे से उसके कान में कहा, मेरे पिता तुम्हें इनाम में राज्य देंगे, लेकिन तुम केवल उनका घोड़ा मांगना। वो घोड़ा सोचता है और बोलता भी है। दरबार में राजा ने पूछा, तुम कौन सा राज्य चाहते हो इनाम में? युवक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी बस एक ही इच्छा है
कि युद्ध में ना जाना पड़े। राजा हंस पड़ा। ये इच्छा मैं पूरी कर सकता हूं, लेकिन कोई इनाम तो लो। अगर आप सचमुच मुझे देना चाहते हैं तो बस वो घोड़ा दे दीजिए जिस पर आप बैठे हैं। राजा का चेहरा बदल गया। वो नहीं, उसने कहा, उस घोड़े को मैं नहीं दे सकता। राजकुमार अचानक उठा, युवक के पीछे चल पड़ा। सबने देखा वो महल छोड़कर जा रहा है। तुम कहां जा रहे हो? किसी ने पूछा। राजकुमार ने उत्तर दिया, अपने नए पिता के साथ। जिसने मेरी जान बचाई वो मेरे लिए अब पिता समान है, और जो अपने बेटे से ज्यादा अपने घोड़े को चाहता है वो मेरा पिता नहीं हो सकता। राजा का चेहरा उतर गया। उसने आदेश दिया, घोड़ा लाओ, सुनहरी काठी लगाओ। वो युवक, जो वास्तव में एक लड़की थी, घोड़े पर चढ़ा और दूर एक नए राज्य की ओर चल पड़ा। घोड़े की टापें कंकरीली रास्ते पर गूंज रही थीं। सुनहरी काठी पर सवार वो वीर युवक सिर ऊंचा और पीठ सीधी किए नजरें दूर क्षितिज पर टिकाए हुए था। पीछे की ओर झांकने की कोई जरूरत नहीं थी। राजमहल, युद्ध और कुल क्षेत्र सब पीछे छूट चुका था। उसका घोड़ा, राजा का अनमोल बुद्धिमान पशु, हर मोड़ पर जैसे दिशा बता रहा था। वो केवल सवारी नहीं थी, सलाहकार था। दोपहर की धूप जब पत्थरों पर चटकने लगी तब वो एक नई भूमि में पहुंचा, राज्य का दूसरा छोर, जहां धूल भरी सड़क के अंत में लोग एकत्रित थे। भीड़। लोग खंदक के किनारे पर जमा थे। एक विशाल खाई, इतनी चौड़ी कि घोड़ा कूदे भी तो दूसरी तरफ पहुंचना असंभव लगे। युवक ने अपनी घोड़ी को धीमा किया। हे प्रभु, घोड़े ने कहा। उसकी आंखें खाई पर टिकी थीं। क्या आप देख रहे हैं कि ये भीड़ क्या कर रही है? मैं उन्हें देख तो रहा हूं पर समझ नहीं पा रहा। वो राजा ने ये खंदक खुदवाया है। उसकी एक ही बेटी है और उसने ऐलान किया है, जो कोई भी इस खाई को अपने घोड़े के साथ पार करेगा और दूसरी ओर लटकते उस सेब को पकड़ लेगा, वही उसकी बेटी का पति बनेगा। युवक ने कुछ नहीं कहा। वो अब खाई के किनारे पर खड़ा था। घोड़े ने गर्दन झटकते हुए कहा, मैं कूद जाऊंगा, तुम मेरी अयाल कसकर पकड़ना, आंखें सेब पर रखना। जब हम कूदेंगे तो दूसरी ओर मेरा एक पैर फिसलेगा, बस तब मुझे और जोर से पकड़े रहना ताकि मैं हवा में दोबारा उछल सकूं। भीड़ अब कुछ और पीछे सरक गई थी। पिछले कई दिनों से लोग प्रयास कर चुके थे, कोई सफल नहीं हुआ था। किसी ने सेब तक हाथ भी नहीं पहुंचाया था। युवक ने कोई शब्द नहीं कहा, बस घोड़े की अयाल को पकड़ा और उसकी पीठ सीधी की। अब घोड़े ने फुंफकारा। वो दौड़ा, खाई के इस पार से उस पार तक उड़ान की तरह बढ़ता गया। हवा में दोनों एक धुंधली रेखा जैसे लगे। जब वो किनारे पर पहुंचे, वाकई घोड़े का एक पैर फिसल गया। युवक ने अयाल कसकर पकड़ी। घोड़ा फुर्ती से दोबारा हवा में उठा और इस बार युवक ने सेब को लपक लिया। भीड़ स्तब्ध थी। पहली बार किसी ने खाई पार की थी और सेब भी। तालियां नहीं बजी। भीड़ इतनी चौंकी हुई थी कि तालियां बजाना ही भूल गई। विवाह और रातों की खामोशी। राजा को जब ये सूचना मिली, उसने तुरंत विवाह की घोषणा कर दी। युवक और राजकुमारी का विवाह उसी शाम को संपन्न हुआ। ढोल बजे, कपड़े बदले, सजे हुए घोड़ों की कतारें महल के बाहर खड़ी थीं। लेकिन जब रात हुई और दोनों एक ही कक्ष में पहुंचे, सन्नाटा छा गया। दूसरे दिन जैसा रवाज था, महल की औरतों ने राजकुमारी से पूछा, बिटिया, रात कैसी रही? राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात फिर वही हुआ। तीसरी रात भी वही हुआ। अब दरबारियों को संदेह होने लगा, कुछ गड़बड़ है। एक ने कहा, राजकुमारी झूठ नहीं बोलेगी। दूसरे ने जोड़ा, अगर वो वास्तव में लड़का नहीं है तो? चुप्पी। फिर एक ने धीरे से कहा, हमें कुछ करना होगा। षड्यंत्र का आरंभ। मैं जानता हूं क्या करना है, एक चतुर दरबारी बोला। हम उसे लकड़हारे को भोजन पहुंचाने जंगल भेजेंगे। जंगल में अभी भी एक कुल क्षेत्र रहता है, वो उसे खा जाएगा। बात वहीं तय हो गई। परंतु वे नहीं जानते थे दूल्हा उसी वक्त दरवाजे के पीछे खड़ा था, सब सुन रहा था। वो चुपचाप वहां से निकला और अपने घोड़े के पास पहुंचा। आप इतने निराश क्यों हैं प्रभु? घोड़े ने पूछा। वे मुझे जंगल भेजना चाहते हैं ताकि मैं कुल क्षेत्र के मुंह में चला जाऊं। घोड़े ने सिर हिलाया। डरिए मत, बस जब जाने को कहें तो कहिएगा, मैं भोजन ले जाऊंगा, लेकिन मुझे गाड़ी और 2 बैल चाहिए, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। अगले दिन राजा ने उसे बुलाया। जाओ, जंगल में लकड़हारे को भोजन पहुंचा दो। राजा ने आदेश दिया। मैं जाऊंगा, लेकिन भोजन ले जाने को गाड़ी चाहिए और बैलों की एक जोड़ी। राजा ने अनुमति दे दी। जंगल की परीक्षा।
जंगल में प्रवेश करते ही अजीब सी नमी और खामोशी थी, मानो पेड़ भी सांस रोक के खड़े थे। घोड़े ने धीरे से कहा, जब हम बीच जंगल में पहुंचे एक बैल खोल देना और जोर से पुकारना, लकड़हारे। कुल क्षेत्र तुम्हें सुनकर दौड़ेगा, पर तुम उसके कान पकड़कर उसे बैल की जगह जूमे में बांध देना। थोड़ी ही देर में वो बीच जंगल में थे। युवक ने बैल खोला, फिर चिल्लाया, लकड़हारे। एक सिहरन उठी हवा में, फिर पेड़ों के बीच से निकला एक डरावना भयानक कुल क्षेत्र। वो दहाड़ता हुआ दौड़ा। युवक ने बिना डरे उसका कान पकड़ लिया, घसीटकर उसे बैल की जगह जूमे में बांध दिया। घोड़े की आंखें चमकने लगीं। अब लौट चलो। दरबार में दोबारा जब वे लौटे, लोगों ने देखा कुल क्षेत्र जुमे में जूता हुआ था। सभी घरों के भीतर छुप गए थे, डर से कांप रहे थे। फिर युवक ने कुल क्षेत्र को आजाद किया। अब भाग और फिर कभी लौटना मत। उस रात फिर वही हुआ। दूल्हा और दुल्हन एक साथ सोए, लेकिन दुल्हन ने फिर कहा, कुछ नहीं हुआ। अगली साजिश, अब हम उसे उस जंगली घोड़ी के पास भेजेंगे जो किसी भी जीवित प्राणी को खा जाती है, दरबारियों ने कहा। युवक ने फिर ये योजना सुन ली और उदास हो गया। अब क्या हुआ? घोड़े ने पूछा। मुझे उस घोड़ी को पानी पिलाने भेजा जा रहा है जो सब कुछ खा जाती है। घोड़ा मुस्कुराया। वो मेरी माँ है, बस 2 बाल्टी शहद मांग लो। राजा ने जब आदेश दिया, युवक ने कहा, मुझे 2 बाल्टी शहद दीजिए। राजा ने उसे शहद दिला दिया। कुएं पर 2 बाल्टी पानी निकालो, घोड़े ने कहा। फिर कुएं में 2 बाल्टी शहद डाल दो, सब कुछ मिला दो। फिर अपनी सुनहरी काठी पास लटका दो और किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। घोड़ी आई, उसने पानी पिया, फिर काठी देखी और बोली, इतना मीठा पानी और इतनी सुंदर काठी, मुझे अपने ऊपर बैठने के लिए कोई चाहिए। पेड़ से युवक ने कहा, मैं हूं लेकिन डरता हूं तुम मुझे खा जाओगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर घोड़े, डेमीर सिल की कसम खाओ। मैं डेमीर सिल की कसम खाती हूं। युवक नीचे आया। घोड़ी ने उसे नहीं खाया। अगर डेमीर सिल भी होता, घोड़ी ने कहा, लो तुम्हारा बेटा भी यहीं है। और उसका घोड़ा भी वहां पहुंच गया। वे तीनों खेलने लगे, घोड़ा, घोड़ी और वो युवक। जब लौटे, नगर के लोग भयभीत हो गए। घोड़ी को देखकर चिल्लाने लगे, लेकिन वो भागी नहीं। अंत में उसका बेटा बोला, मां, अब लौट चलो, हम फिर मिलने आएंगे। और वो चली गई। घोड़े की टापों की गूंज अभी महल की दीवारों से टकरा ही रही थी और नगर के लोग अभी भी जंगली घोड़ी के लौटने पर सिहरन से कांप रहे थे, जब युवक एक बार फिर महल के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने दरवाजा खोला। कोई सवाल नहीं पूछा। अब तक सब जान चुके थे, जिसे वे दूल्हा कहते हैं, वो कोई साधारण योद्धा नहीं। उस रात एक बार फिर दूल्हा और दुल्हन एक ही शयन कक्ष में सोए और अगली सुबह हमेशा की तरह दुल्हन से पूछा गया कि रात कैसी बीती। इस बार भी उसने सिर झुकाकर कहा, जैसे पहले बीती थी, कुछ नहीं हुआ। दरबारियों का धैर्य अब जवाब दे चुका था। अब की बार राजा ने खुद सिर झुकाकर कहा, हमें अब निर्णायक कदम उठाना होगा। इस बार हम उसे सांपों से भरे उस पुराने चर्च में कर वसूलने के लिए भेजेंगे। एक दरबारी ने सुझाया, वहां कोई जीवित नहीं लौटता। हाँ, दूसरा बोला, और ये काम करते हुए सच अपने आप सामने आ जाएगा, या मर जाएगा या पर्दाफाश होगा। ये योजना भी युवक ने सुन ली। फिर वही चुपचाप धीमे कदमों से अस्तबल पहुंचा। घोड़ा वहीं था, जैसे पहले से जानता हो। अब क्या? उसने पूछा। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस बार शायद मैं वाकई नहीं लौटूंगा। वे मुझे सांपों से भरे चर्च में कर वसूलने के लिए भेज रहे हैं। घोड़ा मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखों में गंभीर चमक थी। तो सुनो, उसने कहा, राजा से कहो मुझे एक बग्गी दो जो घंटियों से भरी हो, साथ में कुछ गधे दो जो कर उठा सकें, और जब हम चलें मेरी मां को भी बुला लेना। युवक ने वैसा ही किया। राजा ने अजीब नजरों से उसे देखा, लेकिन मांग मान ली। सांपों का चर्च, वो चर्च राज्य के अंतिम छोर पर था, पत्थरों से बना, पुराना, उजाड़। उसके दरवाजे पर लगे सर्प चिन्ह फेडेड थे, लेकिन चर्च के भीतर सांपों की फुसकार अब भी जीवित थी। जैसे ही बग्गी वहां पहुंची, घोड़ा और घोड़ी दरवाजों के पास खड़े हो गए। वे एक साथ जोर से हिनहिनाए, जैसे कोई अघोषित युद्ध शुरू हो गया हो। बग्गी की घंटियां कांपने लगीं। घोड़े ने युवक को देखा। अब ऊपर खिड़की से चढ़ो, घंटियां बजाओ। युवक खिड़की से भीतर गया और सभी घंटियां एक साथ बजाई। आवाज इतनी तेज थी कि चर्च की दीवारें थरथराईं। अंदर फुफकार उठी। हजारों सांप, काले, हरे, पीले, सब फुफकारते हुए छटपटाए।
एक सांप आगे बढ़ा और चीख कर बोला, तू कौन है? देवता है? हमें सजा देने आया है? मैं कर वसूलने आया हूं, युवक ने गरज कर कहा। या तो कर दो या ईश्वर का कोप झेलो। सांप पीछे हटे। एक के बाद एक उन्होंने सोने चांदी की सिक्कों की गठरियां सामने रख दी। युवक ने गधों पर वो गठरियां लदवा दी, लेकिन जब वे चलने लगे सांप चुप न रहे। वे फुफकारते हुए पीछे पीछे आए। एक सांप चिल्लाया, रुक! युवक ने पलट कर देखा। जो तू है, यदि तू लड़का है तो लड़की बन जा, और यदि लड़की है तो लड़का बन जा। शब्द हवा में कांपते रहे। फिर एक गहरी शांति छा गई। युवक ठिठक गया। कुछ अजीब घटा था। शरीर में एक लहर सी दौड़ी, जैसे कुछ पलट गया हो। उसने घोड़े की ओर देखा। घोड़ा स्थिर खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। महल में वापसी। जब वे महल लौटे, सूरज ढल रहा था। बग्गी अब और भारी लग रही थी और युवक की चाल कुछ बदल चुकी थी। वो अपने घुटनों पर नजर डाल रहा था, फिर अपनी हथेली पर। रात हुई। फिर से वो और दुल्हन एक ही कक्ष में सोए। अगली सुबह हमेशा की तरह महल की महिलाएं आईं। तो बिटिया, कैसी बीती रात? दुल्हन मुस्कुराई, लेकिन इस बार वो मुस्कान अलग थी। अब और कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो बोली। मैंने एक अद्भुत रात बिताई। अंतिम दृश्य। राजा दरबार में बैठा था। दुल्हन, युवक और पूरा राज्य वहीं था। राजा ने देखा वो युवक अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, उसका चेहरा कुछ और। उसमें एक अजीब तेज था, पुरुषत्व का, जिसे कोई प्रमाणित नहीं कर सकता, पर नकार भी नहीं सकता। अब कोई कुछ कह नहीं सका। अब उसे पहचानने की जरूरत नहीं रह गई थी। अब वो वाकई लड़का था।